गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे थे। उस सीरीज की आज हमारी 16वें नंबर की वीडियो है। अगर आपने पहले की 15 वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आइए करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? किस दिन लगता है दोस्तों? रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का जो मेला लगता है। ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए रिवास या फिर रिवासा गांव जिसको बोला जाता है। ऑप्शन बी नौरंगाबाद। ऑप्शन सी तोसाम और ऑप्शन डी है खरक कला गांव। तो दोस्तों जो भिवानी का नौरंगाबाद गांव है वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। कहाँ लगता है? भिवानी जिले के नौरंगाबाद गांव में रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। किसका लगता है? बाबा खेड़े वाले का मेला रक्षाबंधन के दिन भिवानी के नौरंगाबाद गांव में। एक भिवानी के जो दूसरे मेले आपसे काफ़ी फेमस जो पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है नागा बाबा का मेला भिवानी में कहाँ पर लगता है? पूछा जाता है ना। नागा बाबा का जो मेला है भिवानी के नवा राजगढ़ गांव में लगता है। नौरंगाबाद में क्या लगा? बाबा खेड़े वाले का मेला लगा। इनको शिव भगवान का जो अवतार मानकर वहां पर पूजा की जाती है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। और दूसरा जो नागा बाबा का मेला है दोस्तों, वो नवा राजगढ़ गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है? नवा राजगढ़ गांव में लगता है। और एक वहां पर पूछा जाता है मुंगीपा का मेला भी किस जिले में लगता है? तो मुंगीपा का मेला आए वो भी भिवानी जिले में ही लगता है। 3 मेले आपके बहुत ज़्यादा फेमस हैं वहाँ के। एक तो बाबा खेड़े वाले का मेला जो शिव भगवान के अवतार माने गए हैं, वो रक्षाबंधन के दिन नौरंगाबाद में लगता है। जो नागा बाबा का मेला है वो नवा राजगढ़ में लगता है। और जो तीसरा मेला है मुंगीपा का मेला, वो भी भिवानी जिले में ही लगता है। एक आपको यहाँ पर जो तोसाम ऑप्शन दिया है उससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोसाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है। जो तोसाम की पहाड़ी है वो भिवानी जिले में ही स्थित है। और तोसाम की पहाड़ी पर जो पानी के 8 कुंड बने हुए हैं। तोसाम की पहाड़ी पर पानी के कितने कुंड बने हुए हैं? तोसाम की पहाड़ी है उसके बिल्कुल ऊपर देखो, बहुत बड़ी बात है, एक बिल्कुल सूखे एरिया की पहाड़ी और उसके ऊपर पानी के कुंड होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये वहाँ पर 8 कुंड बने हुए हैं और उनको पांडव तीर्थ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है साथ के साथ कि पांडवों को जब वनवास हुआ, जो उनका अज्ञातवास का टाइम था, उसके दौरान वो वहाँ पर तोसाम की पहाड़ी पर ही आकर छुपे हुए थे, रहते थे। क्या कहा जाता है? तोसाम की जो पहाड़ी है वहाँ पर पानी के 8 कुंड बने हुए हैं, उनको पांडव तीर्थ कहा जाता है। और वो पांडवों से जुड़े हुए इसलिए है क्योंकि एक लोक कथा के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो उस दौरान तोसाम की पहाड़ी पर आकर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, गुरुग्राम के अंदर जो खोरी नामक जगह पर उसके नाम से ही फेमस है, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? वो लगता है सात चोखा खोरी का मेला। कौन सा लगता है? सात चोखा खोरी का मेला। जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर यह भी पूछा जाता है कब लगता है? अप्रैल मई में लगता है। और ये सात चोखा खोरी का मेला लगता है और ये मुस्लिम समाज का मेला है दोस्तों। वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से ये जो मेला है, ये त्यौहार है, वो मनाया जाता है। उसके बाद देखिए बाबा मस्तनाथ का मेला आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? रोहतक के अंदर लगता है। और उन्हीं बाबा मस्तनाथ के नाम से रोहतक की जो यूनिवर्सिटी भी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी सुनी है ना, रोहतक में ही है। और वो बाबा मस्तनाथ का मेला भी रोहतक में ही लगता है।
जो बाबा मस्तनाथ का मेला है वो ये भी पता होना चाहिए लगता कब है। वो फरवरी मार्च के महीने में लगता है। कब लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला? फरवरी मार्च के माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, सावन के महीने में, फागुन के महीने में, विवाह के अवसर पर और पुत्र जन्म के अवसर पर। देखो, वैसे तो हरियाणा के अंदर ये सारे ही मौके ऐसे हैं। हरियाणा के अंदर तो खुशी के साथ साथ गम पर भी गीत गाए जाते हैं, क्योंकि देखो, चाहे सावन हो, फागुन हो, विवाह का अवसर हो, बेटे का जन्म हो, कोई और फंक्शन है, त्यौहार है, हर वक्त पर यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। इवन जो हमारा दुख का प्रतीक खेड़ा नृत्य है, उस वक्त भी यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। तो लोकगीत तो हर अवसर पर गाए जाते हैं। हमसे यहाँ पर पीलिया पूछा है, पीलिया कब गाया जाता है? तो दोस्तों, पीलिया जो मंगलमय गीत है वो या तो पुत्र के जन्म पर या पुत्री के जन्म पर गाया जाता है। पुत्र जन्म पर या पुत्री के जन्म पर मंगलमय पीलिया गीत गाया जाता है। जब जो लड़की होती है उसका मायका पक्ष जो उसके लिए उपहार लेकर आता है, जब महीना सवा महीने का बच्चा हो जाता है, जब उसके पास उपहार स्वरूप जब उसके मायके वाले बहुत कुछ लेके आते हैं, ये हमारी परंपराएं कहिए या कुछ कहिए दोस्तों, उस वक्त मंगलमय पीलिया गीत है वो गाया जाता है और ये शुभ संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के अंदर तो दोस्तों हर मौके पर, जन्म के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, सावन के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, शादी पर, पुत्र जन्म पर, पुत्री जन्म पर, हर वक्त ही गीत गाए जाते हैं ना। सभी को पता है ना, सावन के अपने गीत हैं, जो महिलाओं के लोकगीत हैं, जो फागुन नाचते हैं तब फागुन महीने के अलग गीत होते हैं, पर्व और त्योहारों के अपने अलग गीत हैं। पुत्र जन्म पर या अब यहाँ तो देखिए पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग है, पुत्र जन्म कहिए या पुत्री जन्म, दोनों पर ही गीत गाए जाते हैं। या फिर यहाँ पर तो जो दुख का प्रतीक होता है खेड़ा नृत्य, उस पर भी गीत गाए जाते हैं। तो हर अवसर पर अपने अपने लोकगीत हैं। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर इन सभी अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र के अंदर होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, होली के अवसर पर किस जो नृत्य किया जाता हो ज़्यादातर बांगर क्षेत्र में फेमस है, और होली के जो अवसर पर नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए घोड़ा नृत्य, ऑप्शन बी डमरू नृत्य, ऑप्शन सी मंजीरा नृत्य और ऑप्शन डी है लूर नृत्य। तो दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो लूर नृत्य होता है, और लूर नृत्य सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ये चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। बहुत बार पूछा जाता है, एक ऐसा नृत्य जिसके जो पर्सन उत्तर की फॉर्म में जो नृत्य होता है वो भी लूर नृत्य ही होता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो लूर नाम है उसका अर्थ होता है लड़की। लूर का अर्थ लड़की है, और जो लूर नृत्य होता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुषों को इस नृत्य को देखने की मनाही होती है। और दोस्तों, ये नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, पर्सन उत्तर की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? जो हरियाणा में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ऑप्शन देखिए, तीज नृत्य, फाग नृत्य, खोड़िया नृत्य या फिर लूर नृत्य। तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर से जो तीज नृत्य होता है वो भी सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तीज त्यौहार आपने सुना होगा, तीज का जो त्यौहार होता है उस पर महिलाएं अच्छे से तैयार होकर सारा का सारा जो श्रृंगार करके जो नृत्य करती हैं वो भी सिर्फ महिलाओं के द्वारा होता है। खोड़िया नृत्य तब होता है जब जो लड़का है पक्ष है, वर पक्ष है, उसकी बारात लेकर चली जाती हैं और पीछे से महिलाएं जो घर की बची होती हैं वो पीछे से जो खोड़िया नृत्य करती हैं। और लूर नृत्य भी जो अभी मैंने बताया महिलाओं के द्वारा किया
किया जाता है, लेकिन जो फाग नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। आपको हरियाणा के नृत्य दोस्तों कंफ्यूज ना हो जाना, बहुत सारे नृत्य हैं। देखिए आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, एक हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछा जाता है। हरियाणा का राजकीय नृत्य आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सांग या स्वांग होगा, जो लकड़ी के तख्त पर किया जाता है। सुना होगा ना, सांग जो होता है, स्वांग जो होता है, जिसके लिए हमारे किशन लाल भट्ट और जो हमारे वो हैं, बहुत सारे सांगी प्रसिद्ध हैं, वो फेमस हैं उनके लिए। तो जो लकड़ी के नृत्य तख्तों पर किया जाने वाला नृत्य है, सांग या स्वांग जिसको बोलो, वो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। दूसरा आपसे पूछा जाता है जो धमाल नृत्य है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि धमाल नृत्य आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो महाभारत काल से चला आ रहा है, तो दोस्तों वो हरियाणा का धमाल नृत्य है। और जो फसल पक जाने की खुशी में किया जाता है, जब फसल कर खेतों में तैयार होती है तो उस खुशी में किसान जो खुशी से झूम उठता है, वो नृत्य जो महाभारत काल से फेमस है। और यह हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। महेंद्रगढ़ झज्जर की साइड ये नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो वो धमाल नृत्य होगा, जो महाभारत काल से चला आ रहा है और जो फसल पक जाने की खुशी में किया जाता है। एक नृत्य आपसे पूछा जाता है सुहाग नृत्य, जो लड़की पक्ष की तरफ से शादी के अवसर पर किया जाता है। घोड़ी नृत्य जो पुरुष प्रधान होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था विवाह के अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य जो अभी इसके ऑप्शन बी है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है। जो खोड़िया नृत्य भी जब बारात चली जाती है लड़के की, तो जो महिलाएं जो होती हैं, पहले महिलाएं बारात में बहुत कम जाती थी, अब तो वक्त बदल चुका है दोस्तों। जो घर की महिलाएं बहू बेटियां होती थी, वो पीछे से घर में शादी की सारी रस्मों को निभाते हुए एक जो नृत्य किया जाता था, वो खोड़िया नृत्य होता था। और एक पिलिया नृत्य जो पुत्र रतन या पुत्री की प्राप्ति पर किया जाता है। एक है आपका खेड़ा नृत्य जो दुख का प्रतीक होता है, घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, वो खेड़ा नृत्य होता है। तीज नृत्य जो अभी हमने किया, जो तीज के त्यौहार पर किया जाता है। एक रास नृत्य भी आता है दोस्तों, जो हमारा बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइड बहुत फेमस है, ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। पलवल और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और दोस्तों एक होता है गणगौर नृत्य, जो राजस्थान की सीमा से जुटे हुए क्षेत्रों में, जो हमारे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? वो गणगौर नृत्य है। और गणगौर नृत्य जो है राजस्थान की सीमा पर ज़्यादा किया जाता है, जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और ये भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। एक होता है नीम भराई नृत्य, जो विवाह के अवसर पर लड़का लड़की की चौखट पर जाता है, जो नीम झराई या नीम भराई बोली जाती है, एक वो नृत्य होता है। एक दोस्तों गुगा नृत्य, जो गुगे के जो भगवान गुगा माने गए, गुगा पीर हैं, उनके त्यौहार पर किया जाता है। और सांग नृत्य जो हरियाणा का सबसे पुराना या फिर राजकीय नृत्य है। उम्मीद है आपको सारे के सारे नृत्य के कंसेप्ट याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? देखिए आपको अभी पूछा है। छठी नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, खोड़िया नृत्य भी महिलाओं द्वारा, और तीज नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो डमरू नृत्य है ऑप्शन सी, वो प्रदेश में पुरुष प्रधान नृत्य है। डमरू नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम जो था वो था ऑप्शन सी सरफाबाद। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन सी सरफाबाद। और बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। बहादुरगढ़ हरियाणा के झज्जर जिले में है, और जो झज्जर जिला जिसको शहीदों का शहर बोला जाता है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। और बहादुरगढ़ का जो हमारा
सैनिटरी उद्योग है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ झज्जर जिले में आता है और इसको शहीदों का शहर कहा जाता है। किसको? झज्जर जिले को कहा जाता है, बहादुरगढ़ को नहीं। बहादुरगढ़ झज्जर जिले का हिस्सा है और झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर वही है जो बेरी गांव है जहां भीमेश्वरी देवी मंदिर है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बहादुरगढ़ का पूछा है आपसे, दूसरे भी जिलों के आपसे पुराने नाम बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अब से रोहतक का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या होगा? रोहितास होगा। रोहतक का क्या होगा? रोहितास होगा। सोनीपत का पूछा जाए स्वर्णप्रस्थ, या फिर आजकल एग्जाम में गोल्ड पैलेस भी दिया जाने लगा है। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी में यूं का यूं गोल्ड पैलेस लिख देते हैं। स्वर्णप्रस्थ या फिर गोल्ड पैलेस सोनीपत का। करनाल का पूछा जाए तो कर्णताल था। यमुनानगर का पूछा जाए तो अब्दुल्लापुर होगा। कुरुक्षेत्र का पूछा जाए तो पहले स्थानेश्वर या थानेश्वर कहते थे। कैथल को कपिसथल कहते थे। जींद को जैंतपुरी कहते थे। मेवात को सत्यमेवपुरम कहा जाता था। पलवल को अपलबा या उपलबा कहा जाता था। गुरुग्राम जो पहले गुड़गांव, पहले बहुत पहले भी गुरुग्राम होता था, बीच में इसको गुड़गांव कर दिया गया और अब वर्तमान में फिर से वो गुरुग्राम ही है। और दोस्तों, एक कुछ और नाम है। एलनाबाद को पहले कहा जाता था खड़ियल। औरंगाबाद को कहा जाता था प्रकृतनाथ। बल्लभगढ़ जो वर्तमान में बलरामगढ़ है, उसका बीच में बल्लभगढ़ होता था, उससे पहले भी उसका बलरामगढ़ नाम ही था। महम को महेश्त कहा जाता था। जगाधरी को युगंधर कहा जाता था और कालका को दोस्तों कालकूट कहा जाता था। हो सकता है इनमें से कोई नाम रह भी गया हो। आपसे कोई भी नाम पूछा जाए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो आदि बद्री नामक जो पौराणिक गांव है वो कहाँ पर है? सभी ने सुना होगा। ऑप्शन देखिए, जिला भिवानी, जिला सिरसा, जिला यमुनानगर और जिला रेवाड़ी। तो दोस्तों, आदि बद्री नामक जो पौराणिक स्थान है वो है ऑप्शन सी, जिला यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर जिला, जहाँ पर हमारी सरस्वती नदी निकली है, वहीं पर है आदि बद्री नामक पौराणिक गांव। और आदि बद्री मंदिर भी आपसे पूछा जाता है। पंचमुखी मंदिर पूछा जाए, गुरुद्वारा जो कपाल मोचन मंदिर है वो पूछा जाए, या फिर आपसे श्री कलेश्वर मंदिर पूछा जाए क्योंकि कलेश्वर उद्यान भी वहीं पर है ना, वो उन्हीं के नाम से है, या फिर आपसे चनेटी का स्तूप पूछा जाए। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? यमुनानगर गांव, सॉरी यमुनानगर जिले के ही हिस्सा है। क्या क्या है वहाँ पर? आदि बद्री मंदिर पूछा जाए, पंचमुखी मंदिर पूछा जाए, या फिर सूर्य कुंड भी पूछा जाए। एक सूर्य कुंड वहाँ पर यमुनानगर में भी है। और गुरुद्वारा कपाल मोचन पूछा जाए, श्री कलेश्वर पूछा जाए, कलेश्वर का जो उद्यान है वो भी वहीं पर है। चनेटी का स्तूप पूछा जाए, हमारा कागज उद्योग पूछा जाए, साल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला पूछा जाए। सारे के सारे कहाँ पर हैं? जिला यमुनानगर में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन जो गांव है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन जो है वो करनाल जिले में स्थित है। कहाँ पर है अमीन गांव? करनाल जिले में स्थित है, जहाँ पर अदिति मंदिर है। कहाँ पर है अदिति मंदिर? करनाल के अमीन गांव में, जिसका वर्तमान नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया। और अभिमन्यु कौन थे? महाभारत पात्र अर्जुन के पुत्र थे। और जब वहाँ पर चक्रव्यूह रचा गया महाभारत युद्ध के दौरान, महाभारत के 13वें दिन जो अभिमन्यु है उनकी मृत्यु हो गई थी और वो अमीन गांव में ही मारे गए थे। और उन्हीं के नाम पर अब उस गांव का अभिमन्युपुर गांव कर दिया गया है। कहाँ पर है अमीन गांव या अभिमन्युपुर गांव पूछा जाए, आपका करनाल जिले में है। अदिति मंदिर पूछा जाए, वो भी अमीन गांव में ही है। और अभिमन्यु कौन थे? महाभारत पात्र जो अर्जुन थे उनके पुत्र थे अभिमन्यु। और महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह कर रचने के दौरान वो करनाल के अमीन गांव में जाकर उस चक्रव्यूह को पार नहीं कर पाए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बेरी जो है वो कहाँ पर है? झज्जर जिले में है।
और बेरी को हरियाणा का सबसे अमीरों का गांव भी कहा जाता है। कितने सारे इससे क्वेश्चन आते हैं। बेरी के अंदर ही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भीमेश्वरी देवी मंदिर है, जो पांडवों के वक्त का कहिए या महाभारत कालीन मंदिर कहिए, ये हरियाणा का सबसे ज़्यादा अमीरों का गांव कहा जाता है और बेरी झज्जर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यमुना नगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों, पातालेश्वर या फिर कलेश्वर जिसको आप बोल सकते हो, भगवान शिव से ही रिलेटेड है। उनको पाताल या फिर तीनों लोकों का देवता कहा जाता है। कहीं पर उनका मंदिर का नाम पातालेश्वर कर दिया, कहीं कलेश्वर कर दिया। तो जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है वो कलेश्वर महादेव मंदिर ही के नाम से ही है। जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है वो यमुना नगर के बुढ़िया गांव में है या बुढ़िया नामक जगह पर है, जहां पर बुढ़िया का रंग महल या फिर बीरबल का रंग महल भी जिसको कहा जाता है। यमुना नगर के जो बीरबल का रंग महल या बुढ़िया का रंग महल नामक जो जगह है वहीं पर है पातालेश्वर कालीन महादेव मंदिर, और ये भगवान शिव का ही मंदिर है। एक कलेश्वर मंदिर जो है अम्बकेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। वहाँ पर दोस्तों देखो कैथल का अम्बकेश्वर मंदिर है, उसमें एक शिवलिंग भी रखा गया है और जिस शिवलिंग को पातालेश्वर स्वयंलिंगम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तो आपसे पातालेश्वर मंदिर पूछा है, वो यमुना नगर के बुढ़िया गांव में है। और एक आपसे अगर कैथल का अम्बकेश्वर मंदिर है जिसके अंदर शिवलिंग को पातालेश्वरम स्वयंलिंगम भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये? कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर लगते हैं। तो दोस्तों प्रसिद्ध मेले लगते हैं। भूतेश्वर मेला कहाँ लगता है आप सभी को पता है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? वो जींद में है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में है। और भूतेश्वर जो है रामसराय है वो भी जींद में है। रामायण काल से जुड़ा हुआ एरिया है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ इस जगह पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर कुछ देर विश्राम किया था और इसी वजह से यहाँ पर इस जगह को रामसराय बोला जाता है। कब आए थे? भगवान श्री राम वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ देर विश्राम किया था। इसी जगह पर इसी वजह से इस जगह को रामसराय बोला जाता है। और भूतेश्वर का प्रसिद्ध मेला भी कहाँ लगता है? वो जींद जिले में ही लगता है। जींद कौन सा जिला है जो हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है। दोस्तों बिलासपुर नामक जगह पर पूछा है। यमुना नगर जगाधरी के जो यमुना नगर के अंदर ही है और जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक जगह पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। वो लगता है ऑप्शन सी कपाल मोचन का मेला। कौन सा लगता है? जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक जगह पर जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का वो कपाल मोचन का मेला लगता है। और यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुंड भी है। एक तो सूर्य कुंड कहाँ है जहाँ पर जो आपका मेला लगता है सूर्य कुंड मेला, और एक सूर्य कुंड आपका यमुना नगर में है। जो फरीदाबाद वाला है उसको सूरज कुंड बोला जाता है जहाँ मेला लगता है, और जो बिलासपुर वाला है ये सूर्य कुंड के नाम से है। तोमर राजाओं ने ही बनवाया था और ये सूर्य कुंड भी है, बहुत पुराना तीर्थ स्थल है। और दोस्तों कहा जाता है कि कोई निसंतान औरत अगर इसके अंदर आकर स्नान करती है सूर्य कुंड में तो उसको औलाद की प्राप्ति होती है। ये मान्यता के आधार पर है, लोक कथा के आधार पर है। जो सुना है वो यही है कि ये सूर्य कुंड है ये तोमर राजाओं ने बनवाया था। और जो यहाँ पर ये बिलासपुर है ये महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली भी है। महर्षि वेदव्यास तो सभी ने सुने ही होंगे। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की उन्हीं की जो तपोस्थली है वो है बिलासपुर, जो जगाधरी के समीप है। और बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर भी होता था, जो महर्षि व्यास के नाम पर ही रखा गया था। तो क्या नाम था?
बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर होता था क्योंकि महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली है और वहीं पर सूर्य कुंड तीर्थ स्थल है। सूरज कुंड पूछा जाए वो फरीदाबाद में होगा और सूर्य कुंड तीर्थ स्थल पूछा जाए तो वो कहाँ पर होगा, यमुना नगर में होगा। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाल मोचन का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया दोस्तों। तो उनका संबंध दौड़ या फिर एथलेटिक्स भी लिखा हो सकता है। ध्यान रखना, गीता जुत्सी का अगर ऑप्शन में आता है तो वहाँ पर बहुत बार एथलेटिक्स भी मिलता है या फिर दौड़ दिया होगा। तो हरियाणा की जो प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी, उनका संबंध है ऑप्शन सी दौड़ या फिर एथलेटिक्स से। नेक्स्ट भी आपसे खिलाड़ी ही पूछे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों हरियाणा के जो सतीश कुमार खिलाड़ी हैं वो जुडो खेलते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध जुडो खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है। ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी कवि चंद्र बरदाई और ऑप्शन डी कबीरदास। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है कवि चंद्र बरदाई, उनको हरियाणा का माना जाता है। और चंद्र बरदाई से रिलेटेड हरियाणा का ऐसा कौन सा एग्जाम होगा जिसके अंदर पेपर में प्रश्न ना आया हो। तो दोस्तों चंद्र बरदाई कौन थे, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होते थे। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान वही थे जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा, जिन्होंने हास्य का किला बनवाया था। और वही शासक के जो दरबारी कवि थे कवि चंद्र बरदाई थे। और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी कवि चंद्र बरदाई ने, जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई ने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो पृथ्वीराज चौहान का जीवन वृत्तांत हमें बताती है। और वो किसने लिखी, कई बार पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, वो लिखी चंद्र बरदाई ने। बहुत बार पूछा जाता है चंद्र बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी, वो पृथ्वीराज रासो लिखी थी। या पूछा जाता है चंद्र बरदाई कौन थे, वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और रिसेंटली अभी बताती हूँ दोस्तों, अभी 10 दिन पहले के न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि जो चंद्र बरदाई की बुक थी पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन वृत्तांत था, उस पर बॉलीवुड में एक फिल्म बन रही है जिसके अंदर अक्षय कुमार भी हैं। और जो अभिनेता अभी कोरोना काल में जो गरीबों के मसीहा बनकर आए, जो सोनू सूद हैं, उसके अंदर चंद्र बरदाई का रोल करने वाले हैं। बाकी डिटेल तो दोस्तों जब मूवी आ जाएगी आप सभी को पता चल जाएगा। जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो यही था कि सोनू सूद हैं, वो उस मूवी के अंदर चंद्र बरदाई का रोल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। भारी वाहन हैवी व्हीकल लाइसेंस जहाँ पर बनता है दोस्तों, जो लाइसेंस बनने वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है वो किस स्थान पे है। ऑप्शन ए चरखी दादरी, ऑप्शन बी मुरथल, ऑप्शन सी अंबाला और ऑप्शन डी तावड़ू। तो दोस्तों हरियाणा के मुरथल में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान है। कहाँ पर है, हरियाणा के मुरथल के अंदर भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारे बस स्टैंड होते हैं, बस डिपो होते हैं, उनकी संख्या पूछी है जो बड़े परिवहनों के लिए है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं 12, 13, 19 और 23। तो वर्तमान के अंदर हरियाणा में जो बड़े परिवहन बस डिपो हैं उनकी संख्या 23 है। और हरियाणा का जो अभी सबसे बड़ा जो वो था बस स्टैंड जिसका नाम बदला गया है दोस्तों, हरियाणा का पहला बस स्टैंड भी अंबाला बस स्टैंड ही था। और अभी जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर जो हमारी पूर्व जो वो थी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, जो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री भी रही, उनके नाम पर कर दिया गया है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर हरियाणा के जिस बस स्टैंड का नाम किया गया है वो है अंबाला बस स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों, एक टाइम था, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कर रही थी, कि जब कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनियां बनाए जाने पर जोर था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी रोजगार मिल सके, हर चीज़ सरकार की देख रेख में हो। लेकिन अब जो 2014 से जो वर्तमान समय चल रहा है, मेरे को तो लगता नहीं कि कोई भी जो सरकारी कंपनी है वो सरकारी बनी है। सब कुछ जो पब्लिक था वो सब कुछ प्राइवेट बन चुका है। सारी की सारी चीज़ें अडानी अंबानी के हाथों में आ चुकी हैं। फिर भी देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा जो यात्री परिवहन है उसका जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन ए सन 1972 में। कब किया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया था सन 1972 में या 1972 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? ऑप्शन ए जिला अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत या फिर सिरसा। तो सभी को पता है दोस्तों, हरियाणा के अंदर खुम्बी के या मशरूम के उत्पादन में जो पूरे भारत में अग्रणी है वो है हरियाणा का सोनीपत जिला। कौन सा जिला है? सोनीपत जिला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपने एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।